प्रश्नावली 1.1 ये इसका पार्ट 3 है। इसमें प्रश्न संख्या 3 से बताया जाएगा और प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। इसमें सबसे पहला प्रश्न आपका दिया गया है 12, 15 और 21। तो इसका सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करेंगे और उसके बाद एलसीएम ज्ञात करेंगे और विधि आपका रहेगा अभाज्य गुणनखंड। तो प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले 12 का गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग देंगे 6 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 3 आएगा और 3 से भाग देंगे 1 आएगा। उसी प्रकार 15 का गुणनखंड करेंगे, 3 से भाग इसमें रहेगा 5 आएगा और 5 से भागा देंगे 1 आएगा। 21 का गुणनखंड करेंगे, 21 में 3 से भाग रहेगा 7 आएगा और उसके बाद 7 से भागा देंगे 1 आएगा। अब लिख देना है 12 का जो गुणनखंड आया वो आपका है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1, ठीक है। 15 का गुणनखंड 3 गुने 5 आया तो 3 के सामने 3 को लिख देना है, ठीक है ना। 1 के सामने लिख देना, उसके बाद 5 कर दीजिए, ठीक है ना। या तो 5 पहले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ 5 कर दे रहे हैं। देखिए 5 या 15, 15 में 1 से गुना करेंगे 15 आ रहा है। सामना सामने लिख दीजिएगा ताकि आपको मिलाने में काफी आसान हो। 21 का गुणनखंड देख लीजिए, 3 दिया गया है तो यहाँ 3 लिखेंगे और उसके बाद 7 दिया गया है तो 7 को पहले कर लेंगे और उसके बाद 1 कर लेंगे। सबसे पहले आपको एचसीएफ बताना है तो जो मिलेगा वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो लिख देंगे एचसीएफ बराबर, ठीक है। देखिए ये आपका मिल रहा है 3 तो यहाँ लिख देंगे 3 गुने, फिर देख लीजिए तीनों में आपका मिल रहा है 1 कर देंगे 1। उसके बाद और कोई नहीं मिल रहा है तो गुना कर देंगे 3 आएगा। एलसीएम तो जो नहीं मिलेगा उसको लिखना है, लेकिन उससे पहले जो आपका एचसीएफ आया उसको लिख लेंगे। लिख लिए 3 आपका एचसीएफ आया 3 गुने, उसके बाद जो नहीं मिला वो सभी को लिख देंगे। तो पहले ऊपर वाला को सबको लिख देते हैं, ऊपर में 2 2 2 को दिया हुआ है, उसके बाद 5 और उसके बाद 7 गुना कर देंगे। 3 दूना 6, 6 7 42 और 5 दूना 10, 42 में 10 से गुना करेंगे 420। इस प्रकार इसका आंसर आ गया। दूसरा प्रश्न देखिए दिया हुआ है 17, 23 और 29। इसका अभाज्य गुणनखंड करना है तो लिखेंगे 17 में 17 से भाग लगेगा 1 आएगा। उसके बाद आपका 23 है तो 23 में भी 23 से ही भाग लगेगा 1 आएगा। उसके बाद आपका 29 दिया गया है, 29 में 29 से भाग लगेगा 1 आएगा। इस तरह से 17 का जो गुणनखंड है वो आ गया 17 गुने 1, ठीक है। 23 का गुणनखंड 23 गुने 1 और 29 का गुणनखंड 29 गुने 1। एचसीएफ में आपका वही संख्या होगा, ठीक है ना, जो सभी में मिले। जैसे 3 को आपका दिया हुआ था, तीनों में देख लीजिए आपका 1 मिल रहा है। इस तरह से आप मिला भी सकते हैं इसको और लिख लीजिए एचसीएफ, ठीक है ना। 1 1 तीनों में मिल गया, इसलिए इसका जो एचसीएफ है 1 आ गया। एलसीएम जो आपका एचसीएफ आता है उसको पहले लिख लेंगे और बाकी जो नहीं मिला वो सभी को गुना कर देना है, वो आपका एलसीएम में आ जाएगा। तो 17 गुने 23 गुने 29 सभी को गुना करेंगे, आएगा 11,339। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया। तीसरा प्रश्न दिया गया 8, 9 और 25। इसका भी एचसीएफ बताना है, उसके बाद एलसीएम।
तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 8 में जो भागा लगेगा वो 2 से लगेगा पहले, तो 4 आएगा, फिर 2 से भागा देंगे 2 आएगा, और उसके बाद 2 से भागा देंगे आपका 1 आएगा। यानी तब तक भाग देते जाना है जब तक आपका 1 ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपका 9 बचा, तो 9 का भी गुणनखंड करेंगे। 9 में 3 से भाग लगेगा 3 आएगा, और फिर 3 में 3 से भागा देंगे 1 आ गया, ठीक है। 25 का गुणनखंड करेंगे, 5 से लगेगा 5 आएगा, उसके बाद फिर 5 से भागा देंगे 1 आएगा। अब लिख लेंगे 8 का जो गुणनखंड आया वो आया 3 को 2 आया है, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 कर देंगे। 9 का गुणनखंड 3 गुने 3 गुने 1 आया है, और 25 का जो गुणनखंड है वो आपका 5 गुने 5 गुने 1 आया। एचसीएफ में देखिए जो तीनों में मिलेगा वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। यहाँ 3 को दिया गया है तो तीनों में मिलेगा वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे एचसीएफ बराबर, तीनों में आपका सिर्फ एक ही मिल रहा है, ठीक है ना, तो इसका एचसीएफ एक ही आएगा एलसीएम। तो पहले जो आपका एचसीएफ आया उसको पहले लिख लीजिए, उसके बाद गुना का चिन्ह दे देंगे, और जो आपका नहीं मिला यानी तीनों में जो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना, वो सभी को इसमें लिख देना है। तो देखिए ये जो है मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि जो मैच कर रहा था उसको हमने गोला लगा दिया है, बाकी आप कोई मैच नहीं कर रहा है, तो सभी को एक एक करके लिख लेना है इसमें और गुना कर देना सभी को। तो पहले लिख लेंगे 2, उसके बाद गुना का चिन्ह देंगे, उसके बाद फिर 2 है, यानी ऊपर वाला को सभी को पहले लिखा है। अब देखिए इसमें 2 को 3 है तो लिख देंगे गुने 3। इसमें देखिए अभी मैच नहीं किसी में किया था, तो लिख देंगे 5 गुने 5। जब सभी को गुना करेंगे तो ये आपका गुना करने पर 1800 आएगा। ये आपका एलसीएम 1800 आ गया, और इस तरह से इसका आंसर निकल गया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें, और वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल राजू ऑफिशियल स्टडी में। आज हम बात करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 1.1। इस चैप्टर का पार्ट 3 है, इससे पहले पार्ट 2 तक वीडियो को अपलोड कर दिया गया है। तो चलिए इस पार्ट में प्रश्न संख्या 4 से बताया जाएगा, और प्रश्न आपके सामने दिया गया है एचसीएफ 306 और 657 का जब निकाला गया तो कितना आया है 9 है, यानी कह रहा है 9 दिया है। अब एलसीएम निकालना है, यानी 306 और 657 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फार्मूला रखेंगे। जैसे लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का ठीक है ना, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, लिख देंगे गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM। ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस तरह का जो प्रश्न है बिहार बोर्ड हमेशा पूछता है, तो आप ध्यान दीजिए, समझ में आपको काफी ज्यादा आएगा। तो चलिए, दो जो आपका संख्या दिया है वो आपका दिया हुआ है 306 और दूसरा है 657। एचसीएफ आपका निकला हुआ है 9, एलसीएम ही निकालना है। एलसीएम आपका नहीं दिया गया तो एलसीएम की जगह एलसीएम लिख देंगे। अब लिख देते हैं एलसीएम बराबर, ठीक है ना, एलसीएम बराबर कर देंगे 306 गुने 657 बटे के कितना कर देंगे, बटे के 9 करेंगे, ठीक है ना। अब इससे इसमें भागा दीजिए, ठीक है ना, इस यानी 306 में 9 से क्या करेंगे, भागा देंगे। भागा दे करके साइड में बता देते हैं, ठीक है ना। तो 9 से भागा दे रहे हैं, 9 तिया 27, एक दाएं पैंचा जाएगा 10, और 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, 2 में से 2 घट जाएगा, कट गया, ऊपर से 6 उतरेगा, 9 छको 36। यानी देखा जाए कि जब 9 से 306 में भागा दिए तो कितना बार में कटा, 34 बार में। यहाँ क्या लिखेंगे, 34 लिख देंगे, ठीक है, 34 लिखेंगे। अब क्या करना है, गुना करना है।
34 को 657 से गुना करेंगे, एलसीएम बराबर लिख देते हैं, एलसीएम बराबर 34 गुने 657। तो चलिए इसको भी गुना करके देख लेते हैं, 657 गुने 34, 7 चौको 28, हाथ में आपका 2 रहेगा, 5 चौको 20, 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, 22 के 2, हाथ में आपका 2 ही बचा, और 6 चौको 24, ठीक है ना, 6 चौको 24, 24 और 2 कितना आएगा 26, यहां लिख देंगे 26। अब देखिए 3 से गुना करेंगे, 27 के 27 के 1 होगा, हाथ में आपका रहेगा 2, 5 या 15, 15 2 कितना आएगा 17, 17 के 7 हाथ में रहेगा आपका 1, और यह आएगा 18, 18 एक हाथ में बचा था, कितना आ जाएगा 19। जोड़ देंगे 8 के 8 आएगा 2, 1 3 आ जाएगा 7 6 13 के 3, 9 2 11, एक हाथ वाला आपका बच रहा था ना, जोड़ने पर हो जाएगा आपका 12 1 1 2। यानी जब गुना कर रहे हैं तो गुना करने पर आपका कितना आ रहा है, लिख देंगे एलसीएम बराबर लिख सकते हैं 22,338। इस प्रकार इसका आंसर आ गया। पांचवा प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो चलिए इसी प्रश्न को हल कर दिए हैं। लिखा है यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए। यानी समझ लीजिए बात के, कोई भी संख्या हो, ठीक है ना, वो 0 पर तभी समाप्त होगा जब उसका गुणनखंड कितना रहना चाहिए 2 और 5 जरूर रहना चाहिए। यानी उसमें जो है उसका गुणनखंड में 2 और 5 मिलना बहुत जरूरी है। यदि खाली 2 भी मिलेगा तो भी वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, या तो खाली 5 मिलेगा तो भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। यानी उसको गुणनखंड जो है 2 और 5 जरूर उसमें शामिल होना चाहिए। जैसे देख लीजिए यहाँ पे 6 के घात मान लिया 1 माने हैं, तो 6 रम 1 हो गया, इसका अगर गुणनखंड करते हैं तो कितना आएगा 2 गुने 3। अब यहाँ ध्यान दीजिए आपका सिर्फ 2 मिला, लेकिन 2 और 5 होना चाहिए। 2 और 5 जब होगा तब जाके कौन सी पर समाप्त होगा 0 पर, ठीक है ना। अभी 6 के घात कितना कर दिए 2 कर दिए, उसके बाद देख लीजिए 2 गुने 3 गुणनखंड करेंगे, एक 6 का जब गुणनखंड करेंगे 2 गुना 3 आएगा, फिर एक 6 का गुणनखंड करेंगे 2 गुना 3 आएगा। इसमें 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अतः 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुने 5 के रूप में नहीं है, यानी 2 और 5 दोनों इसमें शामिल रहना चाहिए, ठीक है ना, नहीं है, या कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। किसी भी संख्या n के लिए, यानी समझ गया ना बात के, यानी कहने का मतलब कि 0 पर कभी समाप्त होता, ठीक है ना, जब इसका गुणनखंड में 2 और 5 शामिल रहता तब। इसलिए इसका गुणनखंड में 2 और 5 शामिल नहीं है, इसलिए यहां लिख दें कि किसी भी संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया। छठा प्रश्न देखिए, कह रहा व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 गुने प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है, ठीक है ना, भाज्य संख्याएं क्यों है। तो देख लीजिए, पहले आपको बता दें कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या कहिए या तो यौगिक संख्या कहिए, ठीक है ना, भाज्य संख्या या तो यौगिक संख्या दोनों एक ही है, ठीक है। भाज्य संख्या यौगिक संख्या में क्या होता है कि कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, कम से कम वो 3 अंकों से कटना चाहिए। जैसे मान लिया 4, तो 4 आपका 1 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है और 4 से भी कट सकता है। कम से कम 3 से कटना चाहिए, ज्यादा से भी कटेगा कोई दिक्कत नहीं है। 6 के ले लेते हैं, 6 आपका 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। ये भी आपका यौगिक संख्या है। यौगिक संख्या कहिए या तो भाज्य संख्या कहिए, क्योंकि 3 से ज्यादा अंकों से कट रहा है, 3 अंकों तक भी कटेगा तो भी भाज्य संख्या होगा, या 3 अंकों से ज्यादा भी कटेगा तो भी क्या होगा भाज्य संख्या होगा। तो इसी तरह से अगला को क्या करना है, हल करना है। आप समझ गए होंगे आप, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, भाज्य संख्या उसे कहेंगे या यौगिक संख्या जो कम से कम 3 अंकों से कटना चाहिए, या 3 अंकों से ज्यादा से भी कट सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है।
तो पहले देख लीजिए, दिया हुआ है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, इसी को चेक करना है कि भाज्य संख्या है या नहीं। तो चलिए इस प्रश्न में सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमा कर लेंगे। 13 को कॉमा कर लेते हैं, तो यहाँ 7 बचेगा, 11 बचेगा, और यहां से 13 भी कॉमा हो जाएगा तो 1 आएगा। अब 13 के 13 हो जाएगा, गुना कर देंगे, 11 7 77 और 1 को जोड़ देंगे, यानी प्लस 77 प्लस 1 करेंगे, तो 13 गुने 77 में 1 जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 78। यहाँ इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 13 गुने 2 गुने 39। देख लीजिए, इसको जब गुना करिएगा तो जो भी संख्या आएगा वो कम से कम 3 अंकों से जरूर कटेगा, ठीक है ना, ज्यादा से भी कट सकता है, लेकिन हमने क्या किया है कि 3 अंकों को अलग कर दिया। जैसे 13 तो आपका 13 है, यानी इसको जब गुना करेंगे वो 13 से कटेगा ही कटेगा। प्लस अगर इसको हम गुणनखंड कर देते हैं 78 को, तो देख लीजिए 2 से लगेगा 39, 3 से लगेगा 13, ठीक है ना, और उसके बाद 13 से लगेगा 1, यानी पूरा गुना करने के बाद जब देखा जाएगा तो आपका ये 13 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, ठीक है ना, 3 से भी कट सकता है, मतलब 3 से ज्यादा अंकों से कट सकता है। तो जब 3 से ज्यादा अंकों से कटे या 3 अंकों से कम कटे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या या तो यौगिक संख्या। तो यहां हम लिख सकते हैं, अतः यह भाज्य संख्या है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। जैसे देख लीजिए, इसको आप गुना करिए, गुना करने के बाद गुणनखंड करिए, गुणनखंड करने के बाद आपको पता चल जाएगा। इसे तो हम कर दिए हैं, 13 को छोड़ दिए, 39 को तोड़ दिए, 3 को दिखा रहे हैं अभी फिलहाल में कि 3 को से कट रहा है, और संख्या से कटेगा, 1 से भी कटेगा, आपको 3 से भी कट सकता है, ठीक है ना। तो कम से कम 3 अंक से कटना चाहिए, 3 अंक से कटेगा तो आपका भाज्य संख्या हो जाएगा, यह यौगिक संख्या हो सकता है, ठीक है ना। आगे देखिए, अगला भी इसी तरह से करना है, यानी 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 गुने 5, इसको भी चेक करना है भाज्य संख्या है या नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे कि कॉमा कर लेंगे, दोनों में देखिए सेम जो मिलेगा उसी को कॉमा करिए। देखिए 13 को इसलिए हमने कॉमा किया कि यहाँ भी 13 मिला था आपका, यहाँ भी 13 मिला था, इसलिए हमने कॉमा कर दिया। अब दोनों में देखा जाए तो दोनों में जो सेम आपको मिला 5 मिला, 5 को कॉमा कर लेंगे, तो 5 यहां से भी चला जाएगा, वहां से भी चला जाएगा, ये आपको बचेगा 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ठीक है ना, 5 तो चला गया, और यहां से 5 जाएगा, उसके बाद यहाँ कितना रहेगा, 1 रहेगा, क्योंकि जब 5 को 1 से गुना करेंगे तब फिर 5 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको भी 5 से गुना, अब देखिए 5 के 5 छोड़ देते हैं, गुना कर देते हैं, 7 छक 42, ठीक है ना, 7 छक 42, और यहाँ का 4 दूनी 4 किया 12, 12 दूनी 24, 24 1, यानी समझ लीजिए, देखिए गुना करके बता देते हैं, 7 छक 42 पहले कर दीजिए, उसके बाद यहाँ 4 किया 12, 12 दूनी 24, 24 में 1 से गुना करके ना आएगा 24, यानी 24 ही आएगा। अब इसको गुना कर लेते हैं, तो 4 दूनी 8 आएगा, 4 चौको 16, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 के 8 8 4 6 4 10 के 0, 8 1 9, एक हाथ वाला बच रहा था, कितना गया 10, यानी 1008 आ गया, 1008 प्लस आपका 1 है, ठीक है। अब इसको 5 गुने 1009 कर सकते हैं। अब देख लीजिए 5 गुने 1009 गुने 1 भी कर सकते हैं ना, क्योंकि देखिए आपका जो इसको जब आप गुना कर दिया, यानी 5 को गुना कर दिया 1009 से, तो आपका 5 से कटेगा जो कटवे करेगा, 1009 से भी वो कटेगा, 1 से भी कटेगा, ठीक है ना। तो ज्यादा नहीं, कंपेयर विद 3 संख्या तक ध्यान दीजिए कि कंपेयर विद 3 संख्या से कटना चाहिए। अगर 3 संख्या से कट रहा है तो समझ लीजिए वो आपका क्या है, भाज्य संख्या है। तो ये आपका आगे यहाँ लिख देंगे, अतः यह भाज्य संख्या है। सातवां प्रश्न देखिए, प्रश्न कर रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी मान लीजिए कोई खेल का मैदान है, ठीक है ना, और उसका चारों ओर वृत्ताकार पथ है, मान लीजिए ऐसा होगा, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, यानी मान लिया जाए कि जब सोनिया इसका चक्कर लगाती है, ठीक है ना,
तो एक चक्कर 18 मिनट में लगाती है। कितना मिनट में? 18 मिनट में लगाती है। ठीक है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। यानी इसी चक्कर को रवि है जो कितना मिनट में घूम जाता है? 12 मिनट में। 12 मिनट में एक चक्कर रवि लगाता है, जबकि सोनिया है जो 18 मिनट में लगाती है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर, एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? पहले समझ लीजिए सवाल क्या कर रहा है। सवाल कह रहा है कि रवि है जो ये आपका वृत्ताकार जो पथ है घूमने वाला दिया गया, वो एक चक्कर कितना मिनट में लगा रहा? 12 मिनट में। जबकि सोनिया है जो 18 मिनट में लगाती है। यानी रवि का जो है चाल ज्यादा स्पीड है, ठीक है ना, यानी तेजी से चलता है, ये थोड़ा इसे स्लो चलती है। ठीक है ना। अब क्या करती है सोनिया और रवि दोनों मिल करके एक ही स्थान से, मान लिया जाए कि यह स्थान मान लेते हैं, ठीक है ना, इसी स्थान से दोनों दौड़ना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। जब दौड़ना शुरू करेगा, ठीक है ना, दौड़ना क्या करेगा? शुरू करेगा। तो कहने का मतलब है कि यहां से तो दौड़ रहा है, तो एक का चाल तो है तेज, सोनिया का जो है यानी 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है और रवि कितना? 12 मिनट में। रवि और सोनिया जब यहां से चलना शुरू करेगा, ठीक है ना, रवि, तो उसके बाद सोनिया और रवि दोनों एक ही स्थान पर कब मिलेगा? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? एलसीएम करना पड़ेगा। ठीक है ना, एलसीएम करना पड़ेगा। जैसे 18 को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाल सकते हैं, एचसीएफ। तो इसमें 2 से भागा देंगे 9 आएगा, और 3 से भागा देंगे 3 आएगा, उसके बाद फिर 3 से भागा देंगे, कितना आ गया? ये क्या गया? 12 मिनट में कौन घूमता है? रवि एक चक्कर 12 मिनट में लगा देता है। तो इसका भी गुणनखंड कर देते हैं। 2 से भाग दिए 6, 2 से भाग देंगे 3, और 3 से भागा देंगे, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए कि जो 18 का जो गुणनखंड है वो आपका कितना आ गया? 3 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 1। और 12 का जो गुणनखंड आया वो आपका आ गया 2 गुने 3 गुने 1। जो दोनों में मिलेगा, यानी दोनों में जो मैच कर जाए, ठीक है ना, वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। ये दोनों में मैच कर रहा है, एचसीएफ हो गया। ठीक है ना। अब ये आपका एचसीएफ होता है, लेकिन आपका एचसीएफ नहीं निकालना, आपको क्या निकालना? एलसीएम। तो यहाँ लिख देंगे एलसीएम बराबर, तो जो मैच कर गया 2 गो में से एगो लिखिए। ठीक है ना, ये दोनों मैच कर गया, एगो 3 लिखेंगे, और ये दोनों मैच कर गया, एगो 1 लिखेंगे। जो मैच नहीं किया उसको लिख दीजिए, तो 3 आपका हो जाएगा, यानी यहां लिख देंगे गुना करके 3 गुना करके 2, यानी 2 और 3 को गुना 3 गुना 6, 6 में 1 से गुना करें 6, 6 × 18, 18 दूनी 36। यानी दोनों रवि और सोनिया जब यहां से दौड़ना शुरू करेगा, ठीक है ना, तो दोनों कितना मिनट के बाद एक ही स्थान पर मिलेगा? 36 मिनट बाद। यानी 36 मिनट बाद दोनों क्या होगा? एक ही स्थान पर मिलेगा। तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त हो गया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें।